तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं है, हर प्रदेश की बात है। और उनकी तरफ देख के बड़ी चिंता होती है कि कैसे ये नौजवान ये बेरोजगारी से हम मुकाबला करेंगे। हमारा कृषि क्षेत्र 50% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों का ऋण माफी होता है, ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं, तभी 20 वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त राशन हम देते हैं, वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं, वो रेवड़ी की श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं। ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप 10-20 बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं, वो रेवड़ी नहीं, ये रबड़ी है, रबड़ी। ये रबड़ी बांटने का काम करते हैं। और हम जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक में फैसला करते हैं, उसे रेवड़ी कहते हैं। अरे हम श्रम का सम्मान करने वाले लोग हैं, मेहनत का सम्मान करने वाले लोग हैं, और ये मेहनत का अपमान करने वाले लोग। मैं हिंदी च बोलने के बजाय पंजाबी अपनी मातृ भाषा जी साड़ी लैंग्वेज है पंजाबी मैं गल करना चाहना। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ, ये जो आपने बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम, और मैं समझता हूँ कि ये सारे देश को उम्मीद थी कि कांग्रेस की लीडरशिप इकट्ठी हो सारे देश को जोड़ने का काम करें। ये जो आप चंद दिन बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे हिंदुस्तान को इकट्ठे करने का ये जो काम आप करने लगे हो, मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। किसी ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड से बहुत सारी सरकार कभी किसी ने थामा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक, तो अकेली कांग्रेस जमात है जो गरीबों के साथ है। और मैं समझता हूँ राहुल जी, जो गवर्नमेंट किसान की ना हो सकी, जो गवर्नमेंट जवान की ना हो सकी, उसको गवर्नमेंट कहलाने का आज हक नहीं है। अगर नेता श्री राहुल गांधी जी समय के अभाव से मैं सारों का नाम नहीं ले सकता, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। इस मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, देश के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं। के साथ 2 शब्द मैं बोलूँगा और अपने भाषण को खत्म करूँगा। मौजूदा हालात पर किसी ने कहा है, क्योंकि जिसकी तनख्वाह कम होती है और जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, आमदनी कम होती है, उससे कहा है कि तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, ये महंगाई के बारे में बोला है। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन पे हुआ, बाकी हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पर। समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तो इसलिए दोस्तों,
महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसकी चर्चा करने के लिए हमने पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की। 15 दफा हमने महंगाई पे चर्चा के लिए नोटिस दिए, लेकिन सरकार चर्चा के लिए कभी मानी नहीं। महिलाओं का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। महिलाएं भी इसमें खुलकर साथ आई हैं और वो भी चाहती है कि हम भी प्रदेश में परिवर्तन करेंगे। उसी तरह हम हिमाचल प्रदेश को जीतकर राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे और उसी तरह से हमारा परिवर्तन शुरू होगा और पूरे भारतवर्ष में हम इस परिवर्तन को लाके रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। महंगाई पे जोर से, हर महंगाई पे, हर महंगाई पे। हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से विनती करता हूं कि आइए वो अपनी बात रखे। ये सभी साथी अपने पोस्टर झंडे नीचे रखे, मीडिया को दिक्कत ना आए। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ आते थे, विपक्ष में थे और 78 में इंदिरा जी के वक्त में यहाँ पर रैली हुई थी और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। सोच लीजिए उस वक्त जो माहौल था, राहुल जी मैं वो माहौल आज देख रहा हूँ। इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊँगा, महंगाई कम करूँगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें बोलते। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी ने भी, एक केजरीवाल आज जो राजनीति कर रहे हैं, बंद कर दिया एक प्रकार से, मामूली कर दिया गया। पूरा का पूरा एक्साइज 16 लाख करोड़ के आसपास हुआ होगा, अधिक हुआ होगा। पूरा खजाना भर रहे हैं केंद्र सरकार, वो इनके वित्तीय प्रबंधन है। इसलिए आपसे मैं आह्वान करना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है आपकी, आगे लड़ाई लंबी है आपकी। राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, ऐतिहासिक यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 3500 किलोमीटर। आप सोच सकते हो पूरे देश के अंदर एक जलजला पैदा होगा। आप लोग भी अपने में जिले में, ब्लॉक में जब संभव हो तो आप पद यात्रा कीजिए। प्रोग्राम दिया हुआ है ICC का, वेणुगोपाल जी का पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी के एकजुटता दिखाने के लिए हमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच पर हैं, आदरणीय अभिरंजन जी, माननीय अशोक गहलोत साहब, भूपेश बघेल साहब और तमाम CWC के सम्मानित सदस्यगण हैं, सांसदगण हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं। इस माफी के साथ आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, तब की धूप में बैठे हैं। कोई कल रात से निकला है, कोई 2 दिन पहले निकला है, लेकिन जिस विषय पर आज जो बैठक हुई है, राहुल जी जिस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं साथी, उसके लिए मैं आपका शीश झुका के आभार व्यक्त करता हूं कि जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं वो आप सब उनके साथ खड़े हैं। और आज ये जो गूंगी बहरी सरकार मोदी सरकार कही जाती थी, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, ये केवल गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये सरकार आज अंधी भी हो चुकी है। आज ये सरकार गरीब का दर्द नहीं देखती, आज मजदूर की परेशानी को नहीं देखती।
श्रद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हमें मार्गदर्शन दे आगे की इस लड़ाई के लिए। आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है, सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर। सच से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है, सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर। सच से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा
फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है, सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर। तब से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। और जब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान के किसान की शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वही कानून रद्द कर दिया। यही बात जीएसटी के साथ हुई। कांग्रेस पार्टी एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी, बीजेपी ने जीएसटी को बदला, 5 अलग-अलग टैक्स। और क्यों? भाइयों बहनों, देश को रोजगार ये 2 उद्योगपति नहीं देते हैं। देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, देश को रोजगार। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे, वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते। और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का
तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। तो हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत सच्चाई कैसे सुनाई देगी। और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री का कंट्रोल। कर लिया ना वीडियो वाले लेके पावर मिनिस्ट्री के गैस के ऊपर ही कल मार दिया। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, चैनल दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दिखाएंगे नहीं उल्टा चला। मगर उन 2 उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। मोदी के बंदे को खाना खिला दिया तुमने। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश इस देश की जनता की आवाज है।
इस देश की जनता का भविष्य है। ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा। राहुल गांधी नहीं बोल नहीं बोलूंगी भैया कृपया ध्यान दें, शुभम चौहान जी जहाँ कहीं भी हो, बैगन 40 रुपए, प्याज 30 रुपए, हर चीज महंगाई लगा तुमको भी गधे की ओर बैठ गया। यार इंटर कास्ट मैरिज